Hello, dear GATE aspirants. My name is Rachna. I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, I'm going to solve GATE 2022 General Aptitude plus Concern subject, which is English Literature in detail. Okay, as I had uploaded 2021 GATE question paper solution, so student demanded to solve GATE 2022 question paper as well. So this video is for you. All right, and if you are watching this video for the first time, or if you are willing to get these type of videos in future as well, so what you can do, you can simply subscribe the channel. All right, इसके बाद गेट के ऊपर मैं और भी वीडियोस को अपलोड करूंगी, जैसे कि हाउ टू क्रैक गेट एग्जामिनेशन, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या टॉपिक्स यू हैव टू कवर एंड व्हिच बुक्स यू हैव टू प्रेफर। ठीक है, तो बुक्स का बहुत ज़्यादा तो स्कोप नहीं है गेट के प्रिपरेशन में, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन प्रेफर द सेम बुक्स टू क्वालिफाई गेट। ठीक है, और बाकी बातें हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, तो सिंपली यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर video here. So here the first thing, this is your GATE 2022 general aptitude का question paper है, right? So questions are neither tough nor easy. So you have to do the practice for these questions, and uh, I'm going to solve the question so that you will get the idea. ठीक है, आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ आंसर दे आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल एमसीक्यूज भी आपको देखने मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन में आपको एमएसक्यू भी देखने मिलता है, और इनकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी अकॉर्डिंगली डिफर करती है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1 मार्क के, तो उसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। कुछ क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलते हैं, तो उसमें आपको 2/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिकॉज जिस भी स्क्रीन पे आप एग्जाम को देंगे, वहां पे ऊपर लिखा होता है कि फॉर दिस एग्जामिनेशन नेगेटिव मार्किंग कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड देन जितने भी एमएसक्यू होते हैं उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग एज सच नहीं होती है, स्पेशली जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ही देखी गई है। ठीक है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। एंड अभी जो है आई एम गोइंग टू सॉल्व इन डिटेल। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले में कुछ एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज द वीडियो माइट गो लेंदी, बट दिस टाइम आई वोंट केयर कि वीडियो लेंदी हो रही है या क्या। ठीक है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व इन डिटेल्स। ठीक है, तो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? इनहेलिंग द स्मोक फ्रॉम अ बर्निंग, fill in the blank, could fill in the blank you quickly, right? तो इनहेलिंग द स्मोक, तो धुआं जो है जब आप इनहेल करते हैं फ्रॉम अ बर्निंग, तो बर्निंग क्या हो सकता है? दिस, राइट? तो TIRE मीन्स जस्ट नथिंग, मतलब ये तो यहाँ पर नहीं बैठेगा। और ये जो टायर होता है, बर्निंग टायर, इसको हम देख सकते हैं, तो 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा हमारा कुड टायर यू। जो टायर होता है, दिस टायर का मतलब हो जाता है थकना। ठीक है, एंड दिस टायर यू नो, जो हमारे गाड़ियों में लगा होता है टायर, उसके बारे में बात हो रही है। तो द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बन रहा है, इनहेलिंग द स्मोक फ्रॉम अ बर्निंग टायर कुड टायर यू इजिली। ठीक है, बर्निंग टायर को इनहेल करेंगे अगर आप उसके स्मोक को, तो ये आपको जल्दी क्या कर देगा? थका देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वॉज इजी आई गेस, राइट? So now let's look at question number 2. Question number 2 क्या यहाँ पर कह रहा है? A sphere of radius r centimeter is packed in a box of cubical shape. What should be the minimum volume in centimeter cube of the box that can enclose the sphere? Right. So let me solve that question. तो यहाँ पर एक मैं क्यूब बना लेती हूँ, और ये कह रहा है that has to be a square, एंड इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है इस तरह की। ठीक है, एंड इसका एक और व्यू बनेगा जब हम इसको ऊपर से देखते हैं। ठीक है, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा व्यू देगा, तो इस तरीके का कुछ व्यू रहेगा, राइट? और ये क्या कह रहा है कि इट हैज अ
रेडियस, तो इसका जो रेडियस है दैट इज आर सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर, राइट। तो इसका जो डायमीटर बनेगा, द डायमीटर इज गोइंग टू बी 2r। डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ, बिकॉज ये वाला जो है स्फीयर जो है वो यहाँ पर भी टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है और यहाँ पर भी टच हो रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो लेंथ होगी यहाँ की, जो साइड लेंथ होगी बॉक्स की, वो क्या 2r सेंटीमीटर हो सकती है। तो यस, यू विल से कि हाँ, तो साइड लेंथ क्या है, साइड लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2r सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है किसका, बॉक्स का, यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो साइड लेंथ होगी, साइड लेंथ को हम ए मान लेते हैं और ए का क्यूब, राइट। और अगर हम ए की जगह पे 2r रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 into 3 इज दैट इज 2 into 2 into 2 इज गोइंग टू बी 8। ठीक है, तो 8r क्यूब बन जाएगा। एंड तो जो इसका कंप्लीट आंसर है दैट इज दिस। ठीक है, तो दैट इज 8r क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर होगा, बट चूंकि हमें इतना ही दिया हुआ है आंसर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ही पिक कर लेंगे। नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, pipes P and Q can fill a storage tank in full with water in 10 and 6 minutes respectively. Pipe R draws the water out from the storage tank at a rate of 34 liters per minute. P, Q, and R operate at a constant rate. If it takes 1 hour to completely empty a full storage tank with all the pipes operating simultaneously, what is the capacity of the storage tank in liters? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि P और Q जो है, ये जो है एक टैंक है जिसको ये फिल करने का काम करते हैं। तो जो P है वो 10 मिनट्स के अंदर उस टैंक को फिल करता है। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीटली उसको 1/10 टाइम में फिल करेगा, और Q जो है वो 6 मिनट्स में उसको फिल करता है, तो ये 1/6 हो जाएगा। एक और पाइप लगी हुई है जो क्या कर रही है, जो उसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको जो है, बिकॉज इसका कुछ भी रेट दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको 1/r मान लेते हैं, और इसे लगता है 1 hour टू एम्प्टी, और इसे 1 घंटा लगता है क्या करने में, खाली करने में। तो हम तीनों को जो है ऐड कर लेते हैं, 1/10 प्लस 1/6, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो -1/r आ जाएगा, और ये 1 घंटे में इसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। बिफोर देन दैट वी विल थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, और ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 प्लस 1/6 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/r। ठीक, एलसीएम लेते हैं हम इसका 60, तो यहाँ पर 6 प्लस 10 प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन 1/r हो जाएगा। इसको आगे यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 17/60। ठीक है, 17/60, और उसके बाद बिकॉज दी, तो अगर हमें जो है, दिस इज नाउ 1/r इज इक्वल टू 17/60। ठीक है, दिस इज 1/r। इफ वी हैव टू फाइंड r विच इज द रेट, जिस रेट से वो जो है टैंक को खाली कर रहा है, तो 16/70 मिनट ये ले रहा है टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, ये टैंक को इतना समय लग रहा है टैंक को एम्प्टी करने के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें स्टोरेज ऑफ द टैंक चाहिए, तो स्टोरेज ऑफ द टैंक
और ये कितने लीटर पानी निकाल रहा है? 16/70 मिनट की रेट से ये जो है वाटर को निकाल रहा है, और 34 लीटर पर मिनट के हिसाब से है। तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे आगे, तो ये बन जाएगा 120 लीटर। ठीक, तो 120 लीटर्स इज द आंसर, और यहाँ पर ये आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट है। सी जो है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 6 persons PQRST and you are sitting around a circular टेबल। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर टेबल है जिसके अराउंड में कितने लोग बैठे हुए हैं? 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, PQRSTU, और ये सर्कुलर टेबल पर बैठ करके सेंटर फेसिंग है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये सेम ऑर्डर में बैठे हों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? P sit next to S and T। P जो है वो S and T के पास बैठा है। Q sits diametrically opposite to P। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर P रख देती हूँ तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट में ये बैठा हुआ है Q। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S and R इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T and U। तो यहाँ पर जो P है वो S and T के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं S को कर देती हूँ और यहाँ मैं T को कर देती हूँ, राइट, तो इसके ऑपोजिट में आ जाएगा U, और S के PQ, एंड देन हियर इट विल कम R। ठीक है, तो S के ऑपोजिट में कौन बैठा है? R बैठा है। T के ऑपोजिट में कौन बैठा है? U बैठा है। ठीक है, तो इसको हम एक बार जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उससे मैच भी कर लेते हैं। P sits next to S and T। P जो है वो S और T के नेक्स्ट में है, विच इज करेक्ट। Q sits diametrically opposite to P। तो Q जो है diametrically opposite है P के, that is also correct। The shortest distance between S and R। The shortest distance between S and R जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। तो S और R के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 इधर से और 1 2 इधर से। और T और U के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 इधर से और ये 1 2 इधर से। तो स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स, Q इज अ नेबर ऑफ हु। तो Q किसका नेबर है? U का और R का। तो यहाँ पर R एंड U दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। नाउ विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सुपर इजी। अ बिल्डिंग हैज several rooms, and rooms are shown in the top view of the building given below. The doors are closed initially. What is the minimum number of doors that need to be opened in order to go from point P to the point Q? ठीक है, तो P का पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है, और Q का पॉइंट कहाँ है? वो यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? हमें कितने दरवाजे खोलने पड़ेंगे Q पॉइंट तक पहुंचने के लिए? तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हम आएंगे, हमने 1 गेट खोला, राइट। फिर यहाँ से हम जो है फिर से और यहाँ पर जो जो गेट लिखा हुआ है ये बताया गया कि दिस इज गेट, दिस इज गेट, दिस इज गेट एंड दिस इज गेट। हमारे पास 4 गेट्स हैं। P जो है शुरू करता है, गेट नंबर 1 क्रॉस करता है, गेट नंबर 2 क्रॉस करता है, एंड हियर वी हैव स्पेस। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमने कितने गेट्स को क्रॉस किया है? हमने 2 गेट्स को क्रॉस किया है टू रीच फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर है दैट इज सी। दो दो करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ये एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि राइस अ वर्सटाइल एंड इनएक्सपेंसिव। वर्सटाइल क्यों? बिकॉज हम इसको बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्सटाइल ग्रेन। ठीक है, तो और क्या है? इनएक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही सस्ता ये सोर्स है ऑफ कार्बोहाइड्रेट का।
is a critical component of diet worldwide, right? Climate change causing extreme weather poses a threat to sustained availability of rice. Scientists are working on developing green super rice known as GSR, which is resilient under extreme weather conditions yet gives higher yields sustainably. Which of the following is the correct logical inference based on the information given in the above passage? ठीक है, तो हमारे पास चार यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टली लॉजिकल लॉजिकली फॉर्म कर रहा है। पहला है GSR विच इज ग्रीन सुपर राइस। ठीक है, ग्रीन सुपर राइस क्या है? इज एन ऑल्टरनेटिव टू रेगुलर राइस बट इट ग्रोज ओनली इन एन एक्सट्रीम वेदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्सट्रीम वेदर को झेलने के लिए बना हुआ है। GSR may be used in future in response to adverse effects of climate change. That is correct. ठीक है, तो ये फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। रीजन क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो नॉर्मल राइस को क्या करता है, रूइन कर देता है। और ये जो हमारा GSR है ये रेजिलियंट है, यानी कि स्ट्रांग है। कहाँ पर? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में अगर इसको हम अच्छे से ज्यादा मात्रा में उगाते हैं तो ये और सी क्या कह रहा है? GSR ग्रोज इन एक्सट्रीम वेदर, ये भी गलत हो गया। रेगुलर राइस विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड गुड यील्ड्स इवन इन एक्सट्रीम वेदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट है बी आंसर। Now, question number 7 is asking a game consists of spinning an arrow around a stationary disk as shown below. When the arrow comes to rest, there are 8 equally likely outcomes. It could come to rest in any one of the sectors numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 as shown. Two such discs are used in a game where their arrows are independently spun. What is the probability that the sum of the numbers on the resulting sectors upon spinning the two discs is equal to 8 after the arrows come to rest? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक गेम है जिसमें दो जो है आपको डिस्क दिए गए हैं और इनमें ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है दोनों। तो दोनों का जो है पूछा जा रहा है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी that the sum of the numbers on resulting sector upon spinning two disk is equal to 8 after the arrow come to rest। तो ये probability पूछ रहा है आपसे। Let's look at that। तो यहाँ पर टोटल आउटकम क्या हो सकता है? अगर मैं एक स्पिन को घुमाती हूँ, ठीक है, तो हमें जो है एक नंबर हमें एक बार मिलेगा, यानी कि 8 नंबर हैं टोटल, तो हमें 8 बार वो मिलेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 64। और अगर मैं फेवरेबल आउटकम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा 8, राइट। और हमने क्या किया है, x हमने इसमें इसमें मान लिया है और y हमने, बिकॉज ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे सम पूछ रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हम कह देंगे 8। और तो यहाँ पर हम फेवरेबल आउटकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो एक है, या तो ये x और y जो है बराबर होंगे या बड़ा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये कैसे होगा। तो अगर हमारे पास x 1 आता है तो y हमारे पास 7 आएगा, राइट। एंड टोटल इट शुड मेक व्हाट 8, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। x यहाँ पर 2 आ रहा है तो y क्या आएगा? y आ जाएगा 6, राइट। और x यहाँ पर मान लो 3 है या फिर x यहाँ पर 4 है, तो वैसे ही हम लिखेंगे। y हो जाएगा 5, यहाँ y हो जाएगा 4। ये x अगर यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा 3। x यहाँ पर है 6 तो y हो जाएगा 2।
x यहाँ पर 7 है तो y क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसके बाहर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, राइट। तो यहाँ क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम जो है, तो 7 फेवरेबल आउटकम हमें मिलते हैं। ठीक है, 7 फेवरेबल आउटकम्स हमें मिलते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, probability of the sum probability of the sum being 8 is बनेगी number of favorable outcome upon total outcome। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम का क्या है, दैट इज 7, और टोटल आउटकम क्या था हमारा 64। तो 7/64 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 3p माइनस क्यू इज लेस देन 4। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 3q माइनस p is again lesser than 12. Which of the following expression below satisfied the above inequalities? तो यहाँ पर हम देखेंगे, if we simply go ahead, इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, बट लेट मी टेक द सिंपलेस्ट वन। यहाँ पर सिंपली व्हाट आई डू, आई सिंपली एड इट। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो इससे हमारे आंसर से मैच करेगा। तो माइनस क्यू इज लेस देन 4 एंड देन 3q माइनस p इज लेस देन 12। ठीक है, तो इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो 3q माइनस क्यू इज 2q हो जाएगा, देन 3p माइनस ये हो जाएगा प्लस 2p, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 16। अगर हम इसको 2 से कट करें तो ये क्या बनेगा, q प्लस p ये बनेगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p प्लस क्यू इज लेस देन 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा p प्लस क्यू इज लेस देन 8, ये हमारा आंसर आ गया। इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे p के लिए, q के लिए, वो क्या होगी, वो 8 से छोटी ही होगी। तो p और q को जब भी हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू में ये नहीं जाएगा, और p और q को जब भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये p q 8 से बड़ा या बराबर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और P और Q जो है वो 16 के बराबर या 16 से बड़े नहीं है, राइट। तो एज यू कैन सी कि ये तीनों आउटकम जो है वो सेटिस्फाई, एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, गिवन बिलो आर 3 statements and 4 conclusions drawn based on the statement, एंड लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस। और इसको जो है, इसको हम सिलोजिज्म का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, सम इंजीनियर्स आर राइटर्स। ठीक है, तो सम इंजीनियर्स आर राइटर्स। ठीक है, नो राइटर नो राइटर इज एन एक्टर। तो कोई भी राइटर जो है वो एक्टर नहीं है। ठीक है, कोई भी राइटर जो है वो एक्टर नहीं है। ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स। तो इसका जो करेक्ट पिक्चर बनेगा, लेट मी जस्ट डू दैट। ये रहा आपका एक्टर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर इंजीनियर्स एंड सम इंजीनियर्स आर राइटर्स। ठीक है, और कोई भी एक्टर जो है वो राइटर नहीं है। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप अपने स्टेटमेंट में बिठा करके देखेंगे, ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर। ठीक है, नो राइटर इज एन एक्टर, सम इंजीनियर्स आर राइटर। ठीक है, दिस इमेज इज करेक्ट, दिस इमेज इज एक्चुअली रॉन्ग। एंड कंक्लूजन 1 देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले
वी हैव टू राइट लाइक दिस, राइट? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन कौन सा कंक्लूजन सही है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो कंक्लूजन वन कह रहा है सम राइटर्स आर इंजीनियर, सम राइटर्स आर इंजीनियर्स, दैट इज करेक्ट। ऑल इंजीनियर्स आर एक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर एक्टर, तो ऐसा नहीं है, हमने उल्टा पढ़ा है, ठीक है? तो ये इनकरेक्ट हो गया। तीसरा कह रहा है नो एक्टर इज अ राइटर, नो एक्टर इज अ राइटर, सो दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है? कोई भी एक्टर राइटर नहीं है, या फिर कोई भी राइटर क्या है, वो एक्टर नहीं है, राइट? फोर्थ क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम एक्टर्स आर राइटर्स, सम एक्टर्स आर राइटर, दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पीसेस कैन बी assembled to form a square with a single round hole near the center. Pieces cannot overlap. तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली आपको एक स्क्वायर फॉर्म करना है, और समवेयर यू शुड गेट अ सर्कल इन इट। स्क्वायर के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक होल मिलेगा जो कि नियर द सेंटर रहेगा, और इसके जो पीसेस हैं दैट शुड नॉट एक्चुअली ओवरलैप, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सर्कल बनेगा ये यहाँ बनेगा, ये वाला सर्कल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला सर्कल यहाँ पर है, राइट? एंड देन इसमें तो कोई भी सर्कल है ही नहीं, राइट? तो फॉर दिस लेट मी सी, ये वाला भी आपका कट जाएगा बिकॉज हमें सेंटर के पास सर्कल चाहिए, तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है? तो बट एज आई कुड सी हियर, तो यहाँ पर अगर मैं इसको पुट पुट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो ये जो है हमारे हमारा जो फिगर दिया हुआ है उसमें करेक्टली बैठ रहा है, बिकॉज दिस वाज नियर बाय द सेंटर, इसीलिए मैंने इसको चुना, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर, फॉर दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है? तो अब हम शुरू करेंगे XH B1, ठीक है, जो कि हमारा मोस्टली रीजनिंग अभी कह सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 से 17 जो है वो कैरी 1 मार्क ईच है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 1 मार्क मिलने वाले हैं टिल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, अ रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड एज आयोडीन, ठीक है, इज टू गोइटर, a pair of words showing similar relationship is R, space for figure equation if any, ठीक है? तो यहाँ पर जो है गोइटर एक बीमारी होती है जिसको हम हिंदी में घेंगा कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, राइट? तो मैंगो और एनीमिया, इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज, फैट की कमी से ओबेसिटी, हार्मोन की कमी से हेरेडिटी, मैंगो की कमी से एनीमिया। द करेक्ट आंसर इज बी, जो कि इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज हो सकता है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 3 इंडिविजुअल्स आर नेम्ड PQR, ठीक है? तो 3 इंडिविजुअल हैं, कौन कौन, PQR, और दे आर एक्चुअली टुगेदर दे हैव टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन, total they have 15 children, and of which 9 are boys, इसमें से 9 जो है वो बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, P हैज 3 गर्ल्स, ठीक है? इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर बॉयज का कर लेंगे, यहाँ पर गर्ल्स का, ठीक? तो P हैज 3 गर्ल्स, P के पास 3 गर्ल्स हैं। Q has same number of boys, Q के पास सेम नंबर ऑफ बॉयज है। Q has one more child than P, Q के पास एक और चिल्ड्रन है, जितने भी P के पास चिल्ड्रन है उससे इसके पास एक +1 है, ठीक है? Who has 4 children, और P के पास कहा जा रहा है कि 4 चिल्ड्रन है,
ठीक है। पी के पास 4 चिल्ड्रन है तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे। 6 में से हमें 3 2 5, 5 गर्ल्स तो यहीं पर हो गई, तो इसके पास कितनी गर्ल्स बची, एक, यानी कि 6 हो गया। और यहाँ पर 1 और 3, ये बॉयज थे, 3 1 4, तो यहाँ पर कितना बचा, 5। R has 4 more boys than the number of girls। ठीक है, तो इसके पास 4 गुना ज्यादा है जितने इसके पास गर्ल्स हैं, तो 1 + 4 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। The number of girls of R is equal to the number of boys of P। तो कह रहा है कि P के पास जो बॉयज है और R के पास जो गर्ल्स हैं उनका जो नंबर है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल, यानी कि 1 1। Here you can see the number of girls of R is equal to the number of boys of P। How many boys do R and P have? तो R और P के पास कितने बॉयज हैं, सॉरी कितने, हाउ मेनी बॉयज डू R एंड P हैव। तो R P के पास बॉयज है एक और R के पास बॉय है 5। तो R इज 5 एंड P इज 1। ठीक है, तो ये वाला जो है दैट इज राइट और बाकी सब जो है इनकरेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन बिलो, द ट्रेन विल लीव एट 8:30 p.m। We have been ready by 7:30 p.m. so that we can reach the station on time। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है हमें और ये बोल्ड में लिखा हुआ है एंड वी हैव टू करेक्ट द सेम। तो ये कौन सा आंसर इसको रिप्लेस करेगा हैव बिन को। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है इसमें, अ ट्रेन विल लीव एट 8:30 p.m। ठीक है, द ट्रेन विल लीव एट 8:30 p.m, यानी कि ट्रेन जो है वो 8:30 p.m पर डिपार्ट होगी, वो जाएगी। और हमें क्या हो जाना चाहिए, हमें 7:30 पर ही रेडी हो जाना चाहिए सो दैट हम जो है स्टेशन ऑन टाइम पहुंच सके। राइट, तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा सी, वी मस्ट बी रेडी बाय 7:30 p.m। और हमें जो है 7:30 p.m तक कंपल्सरीली हमें बाय 7:30 p.m तक हमें रेडी होकर के स्टेशन, ताकि हम टाइम से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 13 का सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। हेस्टिंग्स be developed as a holiday resort after Q, and what we have to do कि इसमें इन चारों में से हमें एक करेक्ट चूज करके आंसर बताना है। तो 14 का क्या होगा, हेस्टिंग्स जो है ये एक सी साइड टाउन है। राइट, तो किसका इसमें से जो ये लिखने का तरीका है वो सही होगा, जो जाएगा इसमें। तो सी साइड के बाद इट विल टेक ए कॉमा, और सी साइड टाउन जाएगा तो कॉमा के साथ कौन कौन सा आ रहा है, तो इन दिस आई कुड ओनली फाइंड दिस बी वाला ऑप्शन, क्योंकि ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा नहीं है तो ये नहीं होगा, ये जो है कैप्स में नहीं आएगा, और ये जो है बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नाउ विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द Arecibo telescope does not resemble what most of us think of when we hear the word telescope. It, its reflective surface covers an area of 20 acres, which is quite remarkable. Dangling above it are towers and cables, sub-reflectors and antennas, all of which can be positioned using 26 motors to transmit radio waves and receive echoes with astonishing precision. From the passage, it can be inferred the most telescope, ठीक है, तो कौन सा इनमें से फॉलो करेगा, are not as large at Arecibo, do not have reflective surface, cannot be repositioned, strictly have 26 motors। तो ये जो है, ये तीन तो नहीं लॉजिकली हम इनसे इन्फर कर पा रहे हैं। ए वाला जो है राइट है, बिकॉज अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या लगेगा कि ये 20 एकड़ का एरिया क्या करता है, कवर करता है।
टेलीस्कोप अगर आपने देखा हुआ है अपने लाइफ में, तो दे आर नॉट एज लार्ज एज एरेसिबो। तो एरेसिबो जो है काफी वाइड और काफी बड़ा जो टेलीस्कोप है वो है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? टेल गेटिंग अनदर व्हीकल इज अनसेफ। बिल्कुल चिपक के पीछे से चलना, और ये क्या है? ये इलीगल भी है। Many rear end collision are caused by drivers following too close to the vehicle in front of them। तो हमेशा जब भी एक गाड़ी चल रही होती है तो उसके जो है पीछे बिल्कुल चिपक के नहीं चलना चाहिए, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, वो ये कह रहा है। The rules state the rules state that a driver must keep significant distance from the vehicle in front in order to stop safely and avoid a collision. Drivers should allow a minimum 2 seconds gap between their vehicle and one ahead. At 60 km per hour, this equates to a gap of 33 meters. At 100 km per hour, it equates a gap of 55 meters. More distance is needed to safely stop in rain or poor visibility, as during rain slippery roads reduce the effectiveness of braking। तो मतलब ये कह रहा है कि जब आप बहुत ज्यादा पास होकर के चलते हैं, स्पेशली जब पुअर विजिबिलिटी है या फिर रेन है, देन आपको ब्रेक लेने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज रोड्स जो है वो स्लिपरी होते हैं, राइट। तो इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड। तो क्या हम इससे मीनिंग क्या निकाल सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है कि पीपल ड्राइव फास्टर इन रेन एंड अंडर पुअर विजिबिलिटी? वी शुड नॉट। Braking may not be as effective as sorry. Braking may not be as effective during rain as in the dry condition. That is correct. Tailgating is against the road rules. That is also correct. Collision has no relationship with tailgating। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोलाइजन जब हम टेलगेटिंग करते हैं तो जो कोलिजन होता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ आपका बी एंड सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Now question number 17, there are three separate but equal sized box। ठीक है, तो क्विकली हम बना भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीन सेपरेट बॉक्सेस हैं, और लेट मी ड्रॉ बिगर वन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि थ्री सेपरेट बॉक्स हैं बट इक्वल साइज्ड हैं। मेरे इक्वल साइज नहीं बने हैं, बट प्लीज कंसीडर कि ये तीनों इक्वल साइज के हैं। इनसाइड ईच बॉक्स देयर आर टू सेपरेट स्मॉल बॉक्सेस, और इन दोनों के अंदर दो स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है, इनसाइड ईच ऑफ द स्मॉल बॉक्स देयर आर फोर इवन स्मॉलर बॉक्सेस। द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी। ये क्या कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर आपको चार बॉक्स और मिलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर क्या है? तो 1 2 3 हो जाएगा, तो सबसे पहले तीन लिख देंगे एंड सबको ऐड करते चलेंगे। इसके अंदर कितने हैं? 2 2 2, यानी कि 6 हो जाएगा। और इसके अंदर कितने हैं? 4 4, यानी कि कितना हो गया? 4 1 2 3 4 5 6। 4 into 6 24, और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3। तो 33 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। और यहाँ पर ऑप्शंस हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, बिकॉज यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सिंपली वी हैव टू राइट। वहां पर आपको कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज करके भी आप ऐड कर सकते हैं नंबर्स को। और यहाँ पर सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, और सिंपली आपको एक बॉक्स मिलेगा लिखने के लिए, तो आप उस सिंपली बॉक्स में 33 लिख करके
आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जो 2000 इसके बाद के जो क्वेश्चन पेपर आए थे, ठीक है, किसी किसी में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में दिखे ही। हो भी सकता है ना भी दिखे और हो भी सकता है दिखे। अगर दिखेगा तो क्या करना है, यू नो इट, ठीक है, और नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक सारे ही क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के हैं, ठीक है। इफ एमएसक्यू इज देयर तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमएसक्यू अगर नहीं है तो यू नो -2.3, 2/3 और 2/3। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, जरडैन मीन्स बिग हॉर्स, Lirocas means red tomato and Dumkasdan means big red barn। अब इस जो क्वेश्चन है इसमें बान का इक्विवेलेंट वर्ड पूछा जा रहा है हमसे। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, अगेन ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वी कैन सिंपली पुट ऑल द एलिमेंट्स हियर। तो बिग हॉर्स है, रेड टोमेटो है, एंड देन यहाँ पर है रेड, बिग रेड बार्न। तो बिग है यहाँ पर, रेड है यहाँ पर, और सिंपली हमें बार्न लिख लेंगे हम यहाँ पर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे बार्न का इक्विवेलेंट वर्ड पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो बिग हॉर्स में है जेर एंड डैन, राइट। तो इसमें बिग और, तो इन दोनों में हमें सिमिलैरिटी देखनी है। तो डैन डैन इसमें सिमिलर है तो बिग का मतलब क्या हो जाएगा, डैन हो जाएगा। और जो हॉर्स है वो जेर हो जाएगा, राइट। लीरो कैस, इसमें रेड टमाटो हम देखेंगे तो इसमें डैन तो कट गया, ठीक है। रेड टमाटो है तो यहाँ पर रेड बान हम देखेंगे, ठीक है। तो रेड बान यानी कि इन दोनों में क्या मैचिंग है, कैस और कैस मैचिंग है, ठीक है। तो रेड क्या है, कैस है। तो लीरो क्या बनेगा, लीरो बनेगा टोमेटो। और जो आपका बान है तो बान विल बिकम डम, ठीक है, DUM। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए डम, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है जिस तरीके से मैंने किया है। और ये आपका काफी क्या होता है, टाइम सेविंग होता है, ठीक है। आप इसी तरह से अगर इसको फॉलो करेंगे देन यू विल गेट द आंसर क्विकली। क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्क स्ट्रीट इज पैरेलल टू रॉक स्ट्रीट। दो स्ट्रीट है, ये आपका पार्क स्ट्रीट हो गया जो कि पैरेलल है किसके, रॉक स्ट्रीट के। गार्डन स्ट्रीट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू लेक स्ट्रीट। तो यहाँ पर एक और लेक स्ट्रीट है, और जो लेक स्ट्रीट है वो क्या है, वो पैरेलल है रॉक स्ट्रीट के। तो रॉक स्ट्रीट के पैरेलल में कौन है, लेक स्ट्रीट है। और इसका जो है ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गार्डन स्ट्रीट है ये सभी के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, 90 डिग्री। यू विल से यस, राइट। फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब अबव कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। स्पेस फॉर फिगर इक्वेशन इफ एनी। पार्क स्ट्रीट इज परपेंडिकुलर टू लेक स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट जो है वो क्या लेक स्ट्रीट के परपेंडिकुलर है, आंसर इज नो। रॉक स्ट्रीट इज पैरेलल टू गार्डन स्ट्रीट, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। पार्क स्ट्रीट इज पैरेलल, Park Street is parallel to Garden Street, that is also incorrect. Garden Street is perpendicular to Park Street. तो Garden Street is perpendicular to Park Street। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो D करेक्ट आंसर है। So question number 20 is asking, 6 examinations are required to be conducted in a week starting from Sunday to Saturday, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये हमारे पास टोटल कितने दिन हो गए, 7 डेज हो गए हैं। और इन 7 डेज में हमें 6 एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने हैं,
ठीक है। हिंदी इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन द फर्स्ट डे आपका संडे है और इस दिन हिंदी शेड्यूल्ड नहीं है। और इंग्लिश इज नॉट शेड्यूल्ड बिफोर हिंदी। इंग्लिश जो है वो हिंदी से पहले नहीं आ रहा है, वो हिंदी के बाद ही शेड्यूल्ड है। मैथमेटिक्स इज शेड्यूल्ड वन डे आफ्टर फिजिक्स। मैथ्स जो है वो फिजिक्स के एक दिन बाद है। ठीक है, तो फिजिक्स के एक दिन बाद मैथ्स है। बायोलॉजी इज शेड्यूल्ड 2 डेज आफ्टर हिंदी। तो हिंदी जब कंडक्ट हुई है तो उसके 2 दिन के बाद जो है बायोलॉजी शेड्यूल्ड है। वन डे प्रायर टू केमिस्ट्री नो एग्जामिनेशन। तो केमिस्ट्री के पहले जो है कोई भी एग्जामिनेशन ऑफ है, यानी कि यहाँ पर तो ओनली वन एग्जामिनेशन कैन बी शेड्यूल्ड इन सिंगल डे एंड संडे इज नॉट एन ऑफ डे। तो यहाँ पर संडे ऑफ नहीं है, संडे को भी एग्जाम होगा और कोई भी और एक दिन में एक ही एग्जाम को शेड्यूल किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सब्जेक्ट शेड्यूल्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट डे। तो पहले दिन पे और आखिरी दिन पे कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आइदर वी could पुट हियर फिजिक्स और इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको हम कर सकते हैं। तो या तो हम इसको फिजिक्स या फिर इंग्लिश हम इसको मान लेते हैं। बट अगर हम इंग्लिश मानेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हिंदी के बाद ही आ रहा है, तो पहले हमने अगर फिजिक्स रख दिया और फिर इंग्लिश को हमें हिंदी के बाद रखना है। ठीक है, तो फिजिक्स वाला हम पहले ले लेते हैं, तो फिजिक्स हो गया। सेकेंड जो है आ जाएगा आपका मैथ्स ले लेते हैं, क्योंकि इसी के बाद जो है फिजिक्स के बाद मैथ्स है। और इसके बाद वी कैन सिंपली टेक हिंदी हम ले लेते हैं। और कह रहा है हिंदी के 2 दिन बाद जो है बायोलॉजी है। हिंदी के 2 दिन बाद बायोलॉजी है, हिंदी के बाद इंग्लिश भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो कौन सा सब्जेक्ट बचता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बचता है। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री को सैटरडे वाले दिन करते हैं तो हमको फ्राइडे ये ऑफ मिल जाता है। राइट, तो फर्स्ट डे पे हमें क्या मिलता है, फर्स्ट डे पे हमें फिजिक्स मिल जाता है और लास्ट डे सैटरडे वाले दिन हमें केमिस्ट्री मिल जाती है। तो लास्ट डे पे केमिस्ट्री है, फर्स्ट डे पर फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो बी इज द राइट आंसर है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, अ पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 sentences, द फर्स्ट एंड 6 sentence ऑफ द पैसेज आर करेक्ट। तो द फर्स्ट सेंटेंस और जो 6 सेंटेंस है वो करेक्ट है, while the middle 4 sentences represent PQR S are jumbled। तो इसके बीच में जो ये 4 sentences हैं ये jumbled up है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, smoke oozed up between the planks। ठीक है, passengers were told be ready to quit the ship, the rising gale fanned the smoldering fire, everyone now knew there was fire on board, flames broke out here and there। ठीक है, अगला सेंटेंस है मोस्ट पीपल ओर द शॉक ब्रेवली। राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो स्मोक स्मोक था वो ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स, वो प्लैंक्स के बीच में से जो स्मोक है वो बहुत तेजी से निकलने लगा। तो पी जो है वो तो बाद में आएगा। एंड द राइजिंग गेल फैन द स्मोल्डरिंग फायर, एवरीवन न्यू देयर वाज अ फायर ऑन बोर्ड, फ्लेम्स ब्रोक आउट हियर एंड देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू से स्टार्टिंग होनी चाहिए सेंटेंस की। द राइजिंग गेल का मतलब हो जाता है कि जो हवा थी उसने क्या किया, जो स्मोल्डरिंग फायर थी, जो बढ़ रही थी फायर, उसको जो है और बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फ्लेम जो है, फ्लेम्स ब्रोक हियर एंड देयर हो जाएगा, क्यूएस हो जाएगा। और उसके बाद में आएगा एवरीवन नाउ न्यू देयर वाज फायर ऑन बोर्ड। और उसके बाद पैसेंजर्स को बता दिया गया था कि आप जो है शिप को क्या करिए, खाली करिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का QSRP होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ए। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 6 सेंटेंस को भी आपको ऐड कर देना है लास्ट में।
अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि फॉर अ पेंटिंग टू सक्सीड इट इज essential that the painter and his public agree about what is significant। ठीक है, तो एक पेंटिंग को जो है सक्सीड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पेंटर और उसकी जो पब्लिक है वो दोनों को अग्री करना चाहिए कि क्या जो है इम्पोर्टेंट है। The subject of the painting may have a personal meaning for the painter or a common person। तो जो पेंटर होता है उसके लिए जो सब्जेक्ट है उसकी पेंटिंग में वो जो है क्या हो सकता है, वो उसके पास वो जो है एक पर्सनल मीनिंग को भी कैरी कर सकता है, पेंटर के लिए भी और एक कॉमन पर्सन के लिए भी। बट देयर कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर अग्रीमेंट ऑन इट्स जनरल मीनिंग। बट यहाँ पर जो है जनरल मीनिंग के लिए भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। It is at this point that the culture of the society and the period in the question precedes the artist and his art। तो इस पॉइंट पर क्या है कि जो सोसाइटी का जो कल्चर है और जो पीरियड है वो जो है उसके पहले जो आर्टिस्ट और उसके आर्ट के पहले क्वेश्चन आता है। रेनेसा आर्ट वुड हैव मेंट नथिंग टू एस्टेक्स एंड वाइस वर्सा। जो रेनेसा आर्ट है, ठीक है, जो बेसिकली जिसको हम नवयुग बोलते हैं, जो नवयुग का जो आर्ट है वो कोई भी सेंस नहीं करता एस्टेक्स को और या फिर उल्टा। If some extent a few intellectuals can appreciate them both today, it is because their culture is a historical one, its inspiration is history and all known developments to date। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो दोनों को ही अप्रिशिएट करते हैं, राइट, बिकॉज जो कल्चर है, कल्चर क्या है, हिस्टोरिकल है और ये एक इंस्पिरेशन भी है कि जो हिस्ट्री है और उसका जो भी डेवलपमेंट है टिल डेट वो सब कुछ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली अमंग द एट्रीब्यूट नीडेड फॉर अ पेंटर टू सक्सीड। तो पेंटर को क्या चीज नहीं इसमें से जरूरी नहीं है उसको सक्सीड होने के लिए। द सब्जेक्ट मस्ट हैव अ पर्सनल मीनिंग फॉर द पेंटर। Okay, the painter is able to communicate and justify the significance of its subject selection. The painter and the public agree on what is significant. The painting of the subject is driven by public demand। Because this is not important, right? क्योंकि क्या पूछ रहा है, which is not necessarily among the attribute needed for the painters to succeed। तो इस तरह पब्लिक डिमांड पर जो है जो सब्जेक्ट है पेंटिंग का वो ड्रिवन नहीं होता है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिला हुआ है, राइट। सब्जेक्ट मस्ट हैव अ पर्सनल मीनिंग फॉर द पेंटर और अ कॉमन पीपल। ठीक है, तो चूंकि कॉमन मेंशन नहीं है तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, विनोद हैज अ प्री डिटरमिन्ड रूट। ठीक है, विनोद के पास एक प्री डिटरमिन उसने एक रूट डिटरमिन किया है। ईच मॉर्निंग ही डिलीवर्स 37 न्यूज़पेपर्स। तो हर सुबह वो क्या करता है, 30, विनोद जो है 37 न्यूज़पेपर्स को डिलीवर करता है टू द कस्टमर इन हिज नेबरहुड। इट टेक्स विनोद 50 minutes to deliver all the papers। When Vinod was sick or had other engagements, his friend Tarun, who lives on the same street, deliver the papers on his behalf। Find the statement that must be true according to the given statement। तो कौन सा statement true है इनमें से, Vinod and Tarun lived in the same locality, that is right। It was dark outside when Vinod began his delivery। It was morning actually। It took Tarun more than 50 minutes to deliver the paper। ये कुछ ऐसा कुछ mention नहीं है यहाँ पर। Tarun delivered 37 newspaper to customers। तो हम इसको कह सकते हैं। So for question number 23, the correct answer A and B। Now we will look at question number 24। Question number 24 क्या कह रहा है, cholera, typhoid, diphtheria and tuberculosis सारी बीमारियां हैं, cause huge number of deaths। ये बहुत ज्यादा नंबर में डेथ्स करते हैं।
Poor quality drinking water has always been the world's greatest single carrier of sickness. तो greatest carrier of sickness क्या है? Poor quality drinking water. Disease is transmitted when sewage and drinking water come into contact. तो disease जो है वो कब ट्रांसमिट हो रही है? जब सीवेज का जो पानी है और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है। चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। जो चिल्ड्रन है वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज के लिए। इन सम ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई। जो बहुत गरीब देश हैं उनमें चिल्ड्रन का उनमें उनमें इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है। The separation of sewage and supply of clean drinking water are the domain of civil engineers. तो जो सीवेज है का सेपरेशन करना और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का जो सेपरेशन होता है वो किसका डोमेन है? सिविल इंजीनियर्स का है। एंड देयर वर्क मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ। और ये जो काम है ये लोगों की हेल्थ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। That contribution was recognized when public sanitation was voted the greatest medical breakthrough, beating the discoveries including antibiotics and vaccine in a poll organized by the British Medical Journal। तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक पोल ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, और इसमें लोगों ने क्या किया था? वोट किया था, ठीक है। तो एक मेडिकल ब्रेक थ्रू बीटिंग ऑल द डिस्कवरीज इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। तो ये हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। तो हमें देखना है कि नॉट ट्रू के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है। चिल्ड्रन आर लेस प्रोन टू द वाटर बॉर्न डिजीज, ये ट्रू नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई इन इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज, सो दिस इज ट्रू एक्चुअली। तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर हमें नॉट ट्रू पूछा हुआ है। The provision of sewage and drinking water should be adequately separated from each other, ये भी सही है, तो मतलब गलत हो जाएगा। The literature states that public health and sanitation was never given its due importance। ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग भी हुई है by British Medical Journal के द्वारा। तो the correct answer is A and D for question number 24। Next question है question number 25। Shark teeth have evolved to correspond to the diet of each particular species of shark। तो शार्क का जो टीथ होता है वो इवॉल्व हुआ है उनकी डाइट के अकॉर्डिंग। Consequently, the teeth of the great white shark bear little resemblance to those of the bull shark or nurse shark। तो कितने शार्क की बात यहाँ पर हो रही है? व्हाइट शार्क, बुल शार्क एंड नर्स शार्क, ठीक है। There were essentially four different shark diets and thus four varieties of shark teeth। कहा जा रहा है कि चार स्पीसीज हमें दिख रही हैं शार्क की और उनका फोर डाइट भी, डिफरेंट डाइट भी हमें दिख रहा है, ठीक है। और उनका जो टीथ है उनके डाइट के अकॉर्डिंग वो डिफर कर रहा है, ठीक है। शार्क दैट फीड ऑन फिश हैव नीडल लाइक। जो शार्क जो है वो मछलियों को खाती है उनके जो दांत है वो कैसे हैं? वो सुई के जैसे हैं, नीडल के जैसे हैं, परफेक्ट फॉर स्पेयरिंग एंड रिपिंग। तो जो उनको चीरने और फाड़ने के लिए जो उनको चाहिए होता है वैसे उनके टीथ हैं। शार्क दैट ईट मैमल्स सच एज सील एंड सी लायंस हैव हैवी serrated teeth, typically triangular on the upper jaw and pointed on the lower jaw। ठीक है, तो नीचे उनके दांत कैसे हैं? पॉइंटेड हैं, और ऊपर कैसे हैं? वो बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में बने हुए हैं ताकि वो जो है मैमल्स हैं उनका जो मांस है उसको अच्छे से खा सकें। Shark that feed on a benthic zone of the ocean have flattened teeth for crushing the shell of the creature as they find sculpting on the sand and clinging to rocks। तो जो बेंथिक जोन में पाए जाते हैं जो इनका खाना होता है, जो इनका प्रे होता है, उनके लिए इनके पास फ्लैट टीथ होते हैं ताकि ये क्रश कर सके शेल को। और जो भी अम, बालू में या फिर किसी रॉक से जो चिपके होते हैं उनको उनको जो है
नोच कर खाने के लिए जो है ये इस्तेमाल कर सकें। शार्क जो है वो बाज हैव टीथ लार्जली नॉन फंक्शनल एंड शार्क फिल्टर फूड फ्रॉम द वाटर बाय पासिंग इट थ्रू देयर गिल्स। जो दांत होते हैं इनके कुछ शार्क के जो दांत है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, बिकॉज जो है ये क्या करते हैं, ये अपना फूड जो है फिल्टर करते हैं। जब जो पानी होता है जो उनके गिल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, वहां से वो ऑक्सीजन भी लेते हैं और अपने खाने को भी वो वहां से क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। और जो उनके टीथ होते हैं वो कैसे हो चुके हैं, वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। तो ये 4 तरीके के शार्क की टीथ के ऊपर बात की जा रही है इस पैसेज के अंदर। जो करेक्ट इन्फेरेंस है इस पैसेज का वो हमें देखना है कि शार्क्स टीथ आर नॉट स्पेशली डिज़ाइन्ड फॉर स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है जो मारने के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या देखा है कि इनकी जो टीथ है अकॉर्डिंग टू द प्रे, ठीक है, दे देयर टीथ आर एक्चुअली स्पेशली डिजाइन फॉर स्लॉटर ओनली। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द शेप ऑफ द शार्क टीथ रिलेट्स टू इट्स प्रे, वेरी मतलब वेरी ट्रू। Some species of shark filter food through their gills. That is also right. Shark teeth relates to its diet. ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 में तो बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर स्कूल मैनेजमेंट wants to contact all parents, all businessmen, all engineers. The following statistics are available with the schools. तो स्टेटिक्स क्या है, बिजनेसमैन कितने हैं, दैट इज 50। इंजीनियर्स कितने हैं, दैट इज 25। और पेरेंट्स कितने हैं, दैट इज 2500। अब क्या पूछा जा रहा है कि जो बिजनेसमैन हैं, जो जो ऐसे बिजनेसमैन जो कि क्या है इंजीनियर्स हैं, तो वो जीरो है तो ये कट जाएगा। बिजनेसमैन जो कि क्या है पेरेंट्स हैं, बिजनेसमैन जो पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 25 हैं। ठीक है, इंजीनियर जो पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, इंजीनियर्स जो कि पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, और जो बिजनेसमैन जो कि इंजीनियर है वो कितने हैं, वो जीरो हैं। ठीक है, यानी कि एक भी इंजीनियर बिजनेसमैन नहीं है। तो पहले हम इसको ऐड ऑन कर लेते हैं, तो 25 प्लस 15 40। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें कितने लोगों को कांटेक्ट करना होगा, बिकॉज ये वाले और ये वाले जो दोनों हैं, ये तो इन्हीं का पार्ट है, तो इनको ऐड करके हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो इनको भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो 2500 में हमने जोड़ा 50 और 25, तो ये हो जाएगा 5752, और इसमें से हमें 40 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5352। ठीक है, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, आंसर को लिखना है। ठीक है, कैलकुलेटर विल बी प्रोवाइडेड टू यू, और इसको आप जो है 2535 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो जनरल पेपर है क्वेश्चन नंबर 26 तक, जनरल पेपर आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, और लेट मी टेल यू, पहले हमने क्या किया है कि जीए का सेक्शन किया है, इसके अंदर हमें 10 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। उसके बाद हम करते हैं एक्सएच बी1। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर वैसे तो हमें 15 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, विच मेक्स टोटल हाउ मच, टोटल ये आपका पेपर जो जनरल पेपर होता है वो कितना बनाता है, 25 क्वेश्चन। बट इस वाले पेपर में हमने क्या देखा कि हमसे यहाँ पर 26 क्वेश्चन पूछे गए, तो दैट इज ऑल्सो ओके, समटाइम्स वन क्वेश्चन हियर एंड देयर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक्सएच C2 होता है, C2 कोड इज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर आपको वैसे तो 26 से लेकर के 65 तक जो क्वेश्चन रहता है वो आपका पेपर 2 के लिए होगा, राइट, बट यहाँ पर क्या होगा, 27 से 65 तक का आपको पेपर 2 में देखने मिलेगा।
ठीक है, तो दिस ऑल फॉर पेपर 1 एंड नाउ वी विल जंप टू पेपर 2। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है आपके लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से आपको देखने मिलेगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वन। तो ये जो है 27 से 44 तक ये दिस विल कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? He who is unable to live in society or who has no need because he is sufficient for himself must be either beast or a god। ठीक है, तो कौन सोसाइटी के अंदर नहीं रह सकता है? ठीक है, अ, और वो खुद के लिए क्या है, सफिशिएंट है। तो या तो वो एक कोई बीस्ट है, कोई जानवर है, या फिर कोई गॉड है। तो किसने कहा है इस स्टेटमेंट को? तो बेसिकली दिस वाज सेड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा है। एरिस्टोटल ने ये भी कहा है दैट द ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। राइट, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, हिस्ट्री इज नॉट मेड ओनली इन स्टेट क्राफ्ट, its lasting results are produced in the ranks of learned men. Name the play from the which the above excerpt has been taken. तो this actually has been taken from गिरीश कर्नाड के तुगलक से लिया गया है कि हिस्ट्री जो है उसको केवल स्टेट क्राफ्ट के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये लर्नेड मैन का जो है लास्टिंग रिजल्ट होता है जो कि वो प्रोड्यूस करता है। तो गिरीश कर्नाड ने अपने तुगलक वर्क में इसको कहा है। तो गिरीश कर्नाड इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट राइटर। ठीक है, अदर एग्जाम्स के लिए भी गिरीश कर्नाड इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव विच इज ऑफन यूज्ड इन द फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो एक तो आपको क्रिटिसिज्म में आपको फॉर्मलिज्म देखना पड़ेगा कि फॉर्मलिज्म क्या होता है। बाय द वे आई विल टेक वन अनदर वीडियो आल्सो, फॉर्मलिज्म है ये। ठीक है, तो अनदर वीडियो जिसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल डिस्कस। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इज गिवन बाय होम बाय टी एस एलियट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव होता क्या है? बेसिकली इन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर इनका वर्क था टी एस एलियट का। उसके अंदर इन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के बारे में बात करी है। मतलब ये था कि जो भी हैमलेट, शेक्सपियर वाला जो हैमलेट है, उसके सराउंडिंग से वो उसका जो इमोशन है वो मैच नहीं कर रहा है। राइट, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो जो है को रिलेट नहीं कर रहा था उसके एनवायरनमेंट से। तो दैट इज वाई टी एस एलियट ने हैमलेट को बोला है और उसकी प्रॉब्लम को, बिकॉज हैमलेट इज नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू डू एंड ही इज सेइंग टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, तो हैमलेट क्या कह रहा है? टू बी और नॉट टू बी, ही इज नॉट श्योर। अच्छा, ये भी पूछा जाता है, इसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो है कि या तो मैं मर जाऊं या तो मैं जिंदा रहूं, टू बी और नॉट टू बी। सेकंड मीनिंग जो इसका निकल के आता है वो क्या है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो इट वाज अबाउट किलिंग हिज अंकल, जो कि इसकी जो मदर रहती हैं गर्ट्रूड। उसने क्या किया था, उसने जो है अपने उसने हैमलेट के फादर को, द किंग हैमलेट को क्या किया था, जहर देकर के, कान में पॉइजन देकर के मार दिया था। और उसके और हैमलेट के जो ब्रदर थे क्लाउडियस, उनके साथ में शी वाज एक्चुअली हैव सम रिलेशन। तो दैट्स व्हाई शी डिड। एंड लेटर ऑन हैमलेट को पता चल जाता है एंड ही इज थिंकिंग कि वेदर टू किल हिम और नॉट। राइट, तो यहाँ पर दो मीनिंग निकल के आती है। इसको आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए हैं। ठीक है, तो वन थिंग इज लाइक हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसने लिखा है, टू बी और नॉट टू बी का मीनिंग क्या है, कितने मीनिंग है? तो दो मीनिंग है इसके। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी क्रिटिसिज्म से हैं सवाल वो आपको पूछे जाते हैं, क्रिटिसिज्म हैज टू बी स्ट्रांग।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडीज। तो कौन सा राइटर है जिसने शेक्सपियर की कॉमेडीज को ज्यादा प्रिफर किया है, प्रिफर शेक्सपियर की कॉमेडीज को देन हिज ट्रेजेडीज? तो सैमुअल जॉनसन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के ऊपर वर्क लिखा और इसके अंदर इन्होंने जो है शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म तो किया है, साथ ही साथ इन्होंने शेक्सपियर को डिफेंड भी किया है। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं किया। शेक्सपियर ने क्या किया, उन्होंने थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं किया। थ्री यूनिटीज क्या क्या हैं? दैट इज टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। और सैमुअल जॉनसन ने क्या कह के इनको डिफेंड किया था कि हमारी जो जिंदगी होती है दैट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, it is not fixed in a time or it is not fixed in a one place or one action, राइट? ये जो है मिक्सचर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए करेक्ट आंसर इज सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्रेडिटेड विद लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर बाय रशियन फॉर्मलिस्ट, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है एलेक्जेंडर वेसिलवस्की। Question number 32 है, lyrical ballad considered to be the manifesto of romantic poetry was first published in the year 1798. ठीक है, option number D is right. This lyrical ballad is very very important, ये आपको करना है because इसके ऊपर भी if I try to explain this तो ये भी एक क्लास ले लेगा आपका। तो ये जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ये साथ में इन लोगों ने क्या किया था, इसको पब्लिश किया था। 23 बैलेट्स थे टोटल, ठीक, जिसमें से 4 बैलेट्स वर एस.टी. कॉलरिज के थे और 19 बैलेट्स वर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और इसको 4 एडिशन में इसको पब्लिश किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइट बी आस्क्ड फर्दर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्क फ्रॉम विच द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन। In a universe that is suddenly deprived of illusion and a light man feels a stranger, he is an irremediable exile. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of absurdity. तो feeling of absurdity के बारे में कौन बात कर रहा है? Actually, almost all the works talk about this absurd nature of world or theater, we can simply say. Correct answer for this question is 3। तो अल्बर्ट कमू का द मिथ ऑफ सिसिफस में ये जो एक्सर्प्ट है वहां से लिया गया है। इसमें एक मैन होता है सिसिफस नाम का, और एक्चुअली ये जो है एक पत्थर को यहाँ पर लेकर के जाता है, फिर वो पत्थर वापस आ जाता है, फिर उस पत्थर को लेकर के जाता है, फिर वो पत्थर यहाँ पे वापस आ जाता है। एंड ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। ठीक, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है एंड टेलिंग कि जो है डेली हम क्या कर रहे हैं, हम भी इसी एब्सर्डिटी को फॉलो कर रहे हैं डेली। एक ही चीज को करने का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज गाइनोक्रिटिसिज्म रेकमेंड एज एन अप्रोच टू लिटरेचर? ठीक है, तो गाइनोक्रिटिसिज्म क्या जो है रेकमेंड करते हैं लिटरेचर के लिए? कंसिडरिंग वुमेन्स लिटरेचर फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो गाइनोक्रिटिसिज्म इज एक्चुअली, गाइनो मीन्स फीमेल और फीमेल का क्रिटिसिज्म है एग्जामिनिंग वुमेन लिटरेचर कंफर्मिंग जेंडर स्टीरियोटाइप ओनली, ऐसा भी नहीं है। बिकमिंग मोर फेमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स राइटिंग, दिस इज राइट। बिकमिंग मोर फेमिलियर विद जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी जो है दैट डील्स विद द ओल्डर पीपल, नॉट फीमेल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का है सी। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे,
Identify the novel which opens with the following lines. It was the best of time, it was the worst of time. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. Very wonderful lines by Charles Dickens. ठीक है? और ये जो इन्होंने इट वाज द बेस्ट, इट वाज द वर्स्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। ठीक है? एनाफोरा का एग्जाम्पल है और इसमें जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और ये सेम पैटर्न फॉलो करता है। इट वाज, इट वाज, इट वाज, इट वाज, इट वाज, एवरीवेयर यू कैन सी इट वाज। ठीक है? तो ये जो रेपिटेशन होता है इसी को हम एनाफोरा बोलते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस का ये वर्क है द टेल ऑफ टू सिटीज का, पेरिस एंड लंदन। ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी दो सिटीज़ को मेंशन किया गया है इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटीज प्रोपाउंडेड बाय विलियम एम्सन। विलियम एम्सन का एक वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज। ठीक है? तो ये जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज है इसके अंदर इन्होंने मेटाफर, पन, सिमली, ओवरऑल द फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बात करी है। बिकॉज ये जो है ये सब क्या है? बेसिकली दीज आर एक्चुअली क्रिएट एम्बिग्विटी। पन का अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो एम्बिग्विटी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज वेग। ठीक है? अब क्लियर कट आइडिया नहीं देता है एम्बिग्विटी। तो 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी के अंदर कौन सा टर्म जो है ये फॉर्म नहीं करता है पार्ट ऑफ 7 एम्बिग्विटीज जिसको विलियम एम्सन ने क्या किया था? प्रोपाउंड किया था। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का है ए। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू फिलोसफी। द सॉलिटरी रीपर, ये इट इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और ये एक सिंगल लड़की होती है जो खेत में कटाई कर रही होती है फसलों की। चाइनीज फिलोसफी हमें देखने मिलती है कुबला खान के अंदर और दिस वाज बाय एस टी कॉलरिज। ठीक है? जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा इज रिटन बाय आर डब्ल्यू इमर्सन। ठीक है? आर डब्ल्यू इमर्सन ने इसको लिखा था। करेक्ट आंसर 37 का है बी एंड सी, द कर्स ऑफ गेहमा एंड ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बिहेवियर्स इज आर इम्पॉर्टेंट टू अ फ्रूडियन psychoanalytical study of William Shakespeare's Hamlet। तो सिगमंड फ्रॉयड है, इज अ साइकोएनालिस्ट। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो आपका विलियम शेक्सपियर के हैमलेट की जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमें देखने मिलती है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, चेंज इन इमोशनल स्टेट्स, न्यूरोटिक बिहेवियर, मैरी मेकिंग। ठीक है? तो ही इज अ साइको एनालिस्ट और ये जो है ये किससे डील करते हैं? साइको का मतलब हो जाता है माइंड से, आपके इमोशन से, आपके सोल से। ठीक है? तो चेंजेस इन इमोशनल स्टेट एंड न्यूरोटिक बिहेवियर जो है वो आ जाएगा। आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो है और मैरी मेकिंग जो है दैट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तो 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल ऑथर कॉम्बिनेशन इज आर करेक्ट। वेयर शैल वी गो टू दिस समर, ये जो है जेन ऑस्टन ने नहीं लिखा है। पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी चौधरी। एंड मेयर टू कैस्टर ब्रिज, दिस इज राइट। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये भी इनकरेक्ट है। बेसिकली प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो जेन ऑस्टन ने लिखा है। वेयर शैल वी गो दिस समर, दिस इज रिटन बाय अनीता देसाई। ठीक है? जो बी है बी इज राइट। पैसेज टू इंग्लैंड इट इज बाय नीरज सी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फिनोमोनोलॉजी।
तो क्वेश्चन नंबर 40 का ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है फिनोमिनोलॉजी क्या होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेथडोलॉजिकल आइडियलिज्म सीकिंग टू एक्सप्लोर एन एब्स्ट्रैक्शन कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। बी क्या कह रहा है, इट इज फिलोसॉफिकल मेथड एसोसिएटेड विद एडमंड हसर्ड। सी है, it is believed that the act of thinking and object of thought are mentally related, mutually dependent. D है, Heidegger's being and time is an important phenomenological treatise supporting the stand of Russell. ठीक है, तो D is not right for phenomena क्या होता है बेसिकली, तो किसी घटना को हम बोलते हैं फिनोमिना, राइट। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मेथोडोलॉजिकल आइडियलिज्म होता है और ये एक्सप्लोर करता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, दिस इज राइट। ये फिलोसॉफिकल मेथड होता है जो कि एडमंड हसर्ड से रिलेटेड है। इट इज बिलीव एक्ट ऑफ थिंकिंग एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट आर इंटरनली रिलेटेड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। क्वेश्चन नंबर 40 का ए बी सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, चित्रा दिवाकरुणी द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। चित्रा दिवाकरुणी जो है मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, दैट इज योर डायस्पोरिक राइटर। तो ये भी आपको क्या करना है, कवर करना है। 41 का करेक्ट आंसर क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन मैजिक रियलिज्म अबाउट इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज सी डायस्पोरा है तो ये क्या है आपका इमिग्रेंट या फिर बाहर की लाइफ से ये जुड़ा होगा। ठीक है, तो डायस्पोरा क्या होता है बेसिकली, सपोज कोई इंडियन रूट का इंसान है, वो क्या करता है, कोई राइटर है इंडियन रूट का और वो जाकर के कैरिबियन आइलैंड में बस जाता है। ठीक है, बट वहां पर जो वर्क लिख रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया की उसको नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ वो लिख रहा है, एंड समवेयर ही इज स्टिल कनेक्टेड टू हिज रूट। तो उस केस में जो है इमिग्रेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा, और ये कोई साइंस फिक्शन या एपिस्टोलरी नॉवल नहीं है। और ये जो है मैजिक रियलिज्म को भी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस शो करता है। व्हाट इज मैजिक रियलिज्म, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, दे foreground fiction and exemplify disappearance of the real. So this is right. They foreground irony. This is also right. They tend towards reflexivity. So this is not right. They challenge the distinction between high and low culture. तो हाई कल्चर क्या होता है, लो कल्चर क्या होता है। ठीक है, तो लो कल्चर बेसिकली हमारी सोसाइटी में ही जो जो क्या करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो जो रिच होता है वो करेगा इन्फ्लुएंस, और लो कल्चर वाला क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो हो जाएंगे लो कल्चर, और जो इन्फ्लुएंस करता है यानी जिसके पास पैसा है वो करेगा इन्फ्लुएंस। द लिटरेरी थियरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन आर्ग्यू करता है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय डेरिडा। ठीक है, जिसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं। तो डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन दिया है, और क्या आर्ग्यू करता है डीकंस्ट्रक्शन, तो इसका है कि टेक्स्ट आर ऑलवेज हेट्रोजीनस। टेक्स्ट जो है हमेशा हेट्रोजीनस होते हैं, मतलब वो सेम ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं। द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट नेवर रिलाइज ऑन ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो मीनिंग जो होता है टेक्स्ट का, वो उसकी मीनिंग पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा कुछ बात नहीं करता डिकंस्ट्रक्शन। एनी सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग मे बी बाउंड बाय कॉन्टेक्स्ट, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो वो अपनी मीनिंग जो उसका प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग होता है वो उसके कॉन्टेक्स्ट पे यानी उसके संदर्भ पे क्या होता है, डिपेंड करता है, येट ऑल्सो लिमिटलेस, और वो लिमिटलेस ही होता है। तो ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट। टेक्स्ट आर ऑलवेज रिजिड इज मीनिंग। तो जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा क्या रिजिड होता है अपनी मीनिंग में, नहीं। टेक्स्ट जो होता है, आप चाहे तो आपका अलग मीनिंग, मेरा अलग मीनिंग, और जितने लोग पढ़ेंगे सबका अलग मीनिंग होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है रिजिड नहीं होता है अपनी मीनिंग को देने के लिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थियरी, लुइस एम रोजनब्लाट
In her essay, the poem as event consider that reader should what, right? So question number 44 का participate in a transaction with the text. तो poem as event में जो लुई एंड रोजनब्लैट हैं वो क्या कह रही हैं रीडर रिस्पॉन्स थियरी द फर्स्ट थिंग यू शुड आल्सो नो व्हाट इज रीडर रिस्पॉन्स थियरी क्या होती है रीडर रिस्पॉन्स थियरी एंड हाउ इट इज मैचिंग विद फॉर्मलिज्म ये फॉर्मलिज्म से मैच कैसे करती है तो ये क्या है दिस इज एक्चुअली रीडर जो है रीडर को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोजनब्लैट that participate in the transaction with the text. So this is right. Act against text. No. Be act upon by the text. That is right. Reject the text. ठीक है तो ये हमें जो है रीडर को क्या करना चाहिए टेक्स्ट के साथ में क्या करना चाहिए ट्रांजैक्ट करना चाहिए ठीक है उसके फेवर में रहना चाहिए उसके अगेंस्ट में या उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 45 है रोला पार्थ ठीक है रोला पार्थ मिखाइल बाख्तिन दीज आर इम्पोर्टेंट तो रोला पार्थ जो है अपने फेमस ऐसे में द डेथ ऑफ द ऑथर द डेथ ऑफ द ऑथर में वो क्या कह रहे हैं तो जो डेथ ऑफ द ऑथर है वो क्या बिलीव कोई एक ऑप्शन हमें इसमें से चूज करना है और मे बी मोर देन वन ऑल्सो The death of the author believes that the text is to be interpreted in the biological context of the author. अच्छा सबसे पहली चीज कि death of the author है क्या death of the author means कि when we are reading a text जब भी हम एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें जो है राइटर की जो उसका बायोग्राफी है हमें उसकी हिस्ट्री बायोग्राफी में नहीं जाना है वी हैव टू एक तरीके से ऑथर को डेड कर देना है कि किसने भी लिखा है वी आर ओनली कंसर्न विद द मीनिंग मेकिंग डिपेंडिंग अपॉन द टेक्स्ट ओनली ठीक है टेक्स्ट पे ही फोकस करना है किसी हमें बायोग्राफी में या हिस्ट्री में ऑथर के नहीं जाना है ठीक है तो ये जो है बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट कट जाएगा चैलेंज द ऑथर क्लेम एज कॉगिटो और ओरिजिन ऑफ ऑल नॉलेज तो ये जो है ऑथर के क्लेम को चैलेंज करता है जो कि कॉगिटो के नाम से जाना जाता है यानी कि ओरिजिन ऑफ ऑल नॉलेज तो ये एक तरीके से कह सकते हैं बिकॉज हम भी तो क्या कर रहे हैं हम उस टेक्स्ट का मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं राइट बिलीव दैट द ऑथर हैज सोल क्लेम टू वर्क नो राइट इनकरेक्ट conclude that the author is a typical product of his social milieu. Incorrect. Question number 46 क्या कह रहा है What is common among the following novel? तो कॉर्मैक मैकार्थी का द रोड जॉर्ज ऑवेल का 1984 मार्गरेट एटवुड का द हैंडमेड्स टेल इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है क्या ये सारी यूटोपियन फिक्शन है क्या ये सारे डिस्टोपियन फिक्शन हैं प्रेजेंट एंड आइडियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड हैं या फिर अबाउंड इन प्लेजेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप पीपल एंड प्लेसेस तो बेसिकली ये जो है 1984 से आई कुड गेट द आइडिया दैट दिस इज अ डिस्टोपियन फिक्शन यानी कि प्लेस फुल ऑफ chaos ठीक है यूटोपिया क्या होता है यूटोपिया का मतलब होता है अ गुड प्लेस और एक इतना अच्छा प्लेस जो कि क्या करता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में आप चले जाइए सोशल ऑर्डर आपको बेहतर नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर जरूर आपको मिलेगी नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है मैच द फॉलोइंग ऑथर विद देयर सूडोनिम सूडोनिम क्या होता है बेसिकली इट्स देयर पेन नेम ठीक है जिस नाम से वो क्या करते हैं वो लिखते हैं तो जॉर्ज एलियट का जो सूडोनेम था दैट वाज मैरी एन इवांस सिल्विया प्लाथ का था विक्टोरिया ल्यूकास और एच मुनरो का साकी शार्लेट ब्रॉन्टे का क्या हो जाएगा क्यूरर बेल ठीक है सी से है और ये भी सी से है तो ये आप याद कर लीजिएगा और करेक्ट आंसर क्या बनेगा डी बनेगा राइट पहले का सी दूसरे का है ए थर्ड का है डी और फोर्थ का है डी राइट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दिस लिटरेरी मोड पैरलर्स द फ्लाउटिंग ऑफ अथॉरिटी
and inversion of social hierarchies that in many cultures are permitted in a season of. It does so by introducing a mingling of voices from diverse social levels that are free to mock and subvert authority, to flout social norms by ribaldry, and to exhibit various ways of profaning what is ordinarily regarded as sacrosanct. The above description explains the concept of what? Magic realism, no. Intertextuality, no. कार्निवलिस्ट हेट्रोग्लॉसिया, हेट्रोग्लॉसिया तो ये नहीं है, ठीक है। हेट्रोग्लॉसिया का मतलब हो जाता है एक किसी भी चीज का मल्टीपल मीनिंग, ठीक है। कार्निवलिस्क हो सकता है बिकॉज इट इज फ्लाउटिंग। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कार्निवलिस्क है क्या। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ये कार्निवल से आया है, ठीक है। तो कार्निवल का मतलब हो जाता है एक तरीके का मेला जिसके अंदर कोई भी सोशल ऑर्डर हम वैसे तो हम फॉलो नहीं करते हैं। कैसा आप चाहते हो तो कैसा आपको केओस देखने मिलता है, राइट। तो काफी क्योटिक होता है, जिसका जो मन करता है वो करता है। और आपको मिंगलिंग ऑफ वॉइसेस देखने मिलेगा, डाइवर्स सोशल लेवल्स आपको देखने मिलेंगे, एंड दे आर फ्री टू मॉक। और जो है और क्या मिलता है इसमें, ये फ्लाउटिंग ऑफ अथॉरिटी होता है, ठीक है। अगर भीड़ जो होती है वो बिल्कुल अपने ही तरीके से एक्ट करती है। तो ये जो है कार्निवलिस्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 49। पोस्ट colonial perspective emerged from the colonial testimony of third world countries and the discourse of minorities within the geopolitical division of East and West, North and South। ठीक है, तो ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टेस्टिमनी ऑफ थर्ड वर्ल्ड, दे इंटरवीन इन दोज आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी दैट अटेम्प्ट्स टू गिव अ hegemonic normality to the uneven development and the differential, often disadvantaged histories of races, communities, and people. The above commentary of the post colonial perspective that has been extracted from which of the following? A very important writer about पोस्ट कॉलोनियल में आपको होमी भाभा मिलेंगे, राइटर, ठीक है। आपको मिलेंगे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होमी के भाभा का लोकेशन ऑफ कल्चर जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। होमी के भाभा ने एक टर्म भी दिया है थर्ड थर्ड स्पेस का इन्होंने जो है थर्ड स्पेस का ये टर्म इन्होंने दिया, और इसका मतलब हो जाता है कि जो कोलोनाइजर होता है और जो कोलोनाइज्ड पीपल होता है, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसी को थर्ड स्पेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। यहाँ पर एक तरफ पे बेसिकली आपको दिया हुआ है, एक्सर्प्ट्स दिए हुए हैं जिससे आपको जो है उसके राइटर से मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम देखेंगे कि जो रैप्ट वर्डलिंग है, ये जो है द लैंग्वेज इज एक्चुअली बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। सेकंड का ए है, और ये वाला जो वर्क है बाय थॉमस हार्डी, ये जो टेस अबरविल है इनका वर्क उससे लिया गया है। और फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, इट इज नेचुरल टू डाई as to be born, and to a little infant perhaps to one is painful as the other, right। तो सी जो है क्वेश्चन नंबर 50 का सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, which of the following statement is the most appropriate in the context of Francois the Ebon concept of ecofeminism। ठीक है, तो इको मतलब हो जाता है हमारा environment, and then feminism is related to female। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए द करेक्ट इज रेवोल्यूशन अगेंस्ट, तो ये अगेंस्ट मेन तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 का बी इज द राइट आंसर। इट इज अ फिलोसॉफिकल आइडिया टू काउंटर द ऑपरेशन ऑफ वुमेन बाय मेन as similar to the operation of destruction of nature by men। The term used to describe how human race could be saved by, ये नहीं है।
एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि टेक्नोलॉजी की ये बात नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। Which of the following book is considered as the sources behind T.S. Eliot का पोम जो था वेस्ट लैंड, इसके पीछे कौन सा वर्क जो है, कौन सा सोर्स जो है वो इस वर्क के पीछे है? तो जेसी वेस्टन्स का फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 52 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, द पीपल हु बिलीव्ड मोस्ट that our greatness and welfare are proved by our being very rich, and who most give their lives and thoughts to becoming rich are just the very poor whom we call Philistines। तो फिलिस्टीन्स जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के वर्क के अंदर हमें देखने मिलता है, और मैथ्यू अर्नोल्ड जो है फिलिस्टीन और इन्होंने अपने वर्क के अंदर बारबेरियन, फिलिस्टीन तरीके के वर्क्स को, इस तरीके के टर्म्स को दिया हुआ है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा जाने से पहले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज नॉट द ट्रू क्राइटेरियन ऑफ अ नेशंस अचीवमेंट। ठीक है, किसी भी नेशन का जो अचीवमेंट होता है वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। एनाग्नोसिस इज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थियरी ऑफ ट्रेजेडी, और ये किसके लिए स्टैंड करती है? क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर इज ए, द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ। तो जो एनाग्नोसिस होता है वो बेसिकली ट्रेजिक फ्लॉ के लिए, द रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून हम जिसको कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हीरो के ट्रेजिक फ्लॉ के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंक डज नॉट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, कौन सा राइटर इसमें से एग्जिस्टेंशियलिज्म के में बिलोंग नहीं करता है? तो रोला बार्थ डज नॉट बिलोंग टू द स्कूल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो कौन कौन करता है? जीन पॉल सार्टे करते हैं, अल्बर्ट कमू करते हैं, और सोरेन किर्कगार्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द टर्म फेटिशिज्म। तो फेटिशिज्म क्या होता है? Basically, it is generally defined as an act of paying excessive attention or attributing mystical ability or an unanimate thing। तो ये basically unanimate thing जो होते हैं, inanimate thing जो होते हैं, और और ये mystical ability को क्या करता है? attribute करता है या फिर बहुत ज़्यादा attention देता है। It is related to Western theories of aesthetic economics and psychology. That is right. It is used in reference to religious objects believed to have magical or spiritual power. That is right. इसके अंदर कोई गॉथिक एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो ये क्या है? आपका फेटिशिज्म होता है। तो फेटिशिज्म क्या है? बेसिकली दिस इज डीलिंग विद द इनएनिमेट थिंग्स के साथ डील करता है, मैजिकल और स्पिरिचुअल पावर्स के साथ में ये डील करता है। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? व्हाई डज द थिन ग्रे स्ट्रैंड floating up from the forgotten cigarette between my fingers, why does it trouble me? Ah, you will understand. When I carried my mother downstairs a few times only at the beginning of her soft foot melody, I should find for a reprimand to my gaiety a few long grey hairs on the breast of my coat, and one by one I watched them float up the dark chimney। बेसिकली यहाँ पर जो राइटर है, जो पोएट है, मदर की एक्चुअली डेथ हो रही है, यहाँ पर हम देखेंगे तो किस तरीके से वो उसको सीढ़ियों से लेकर के नीचे जा रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द करेक्ट अबाउट द अबव poem? It is written in the process of grieving for poet's mother. It is an autobiographical poem. It is symbolic poem, और it is the poem of youthful celebration। तो ये ऐसा कुछ तो ये बात कर नहीं रहा है। The correct answer for this question is क्योंकि ये एक पोएट की जो है ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है और सिंबल्स को दिखा रहा है, जैसे ग्रे हेयर जो है, ग्रे हेयर का सिंबल है,
मीन्स ओल्ड एज। ठीक है, तो जो लेडी है वो ओल्ड एज की हो चुकी है, तो दिस इज द सिंबल, सिंबॉलिक पोअम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोअम है, और पोएट की मदर का जो दुख है उसके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल और रिटोरिकल फिगरेटिव डिवाइसेस आर करेक्टली पेयर्ड। ठीक है, तो व्हाट इज मैन दैट दाउ आर्ट माइंडफुल ऑफ हिम, पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स में ये इसको कट तो नहीं कर रहा है कहीं से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ट्रुथ मेक्स द ग्रेटेस्ट लिबेल, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक, रीडिंग furnishes the mind only with the material of knowledge, it is thinking makes what we read ours। so ये antithesis हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज राइट। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एंड दिस वन इज आयरनी। ठीक है, ये आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है, जो वो क्या कहना चाह रही हैं कि एक सत्य है जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज किया गया है कि जो सिंगल मैन होगा, अगर उसके पास गुड फॉर्च्यून है, ठीक है, अगर उसके पास एक अच्छा फॉर्च्यून वो पजेस करता है, तो वो एक वाइफ की भी तलाश करेगा, यानी कि उसका जो अच्छा फॉर्च्यून है वो उसको वाइफ खुद ला करके नहीं देता, वो इन वांट रहता है एक वाइफ के। तो दिस इज आइरनी, तो सी एंड डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 59 देखेंगे, as per the distinctions made by Sorel Moi regarding the terms feminist, female, and feminine, which of the following is are correct? The first is a matter of economic manumission. The second is a matter of psychology. The first is a political position. So that is right. ठीक है, personal is political. Feminism का personal is political is the मोटो, और नारा हम कह सकते हैं, इसका नारा है, फेमिनिज्म का नारा है। तो फर्स्ट इज द पॉलिटिकल पोजीशन हो जाएगा। द थर्ड इज द सेट ऑफ कल्चरली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक। कल्चर हमें डिसाइड करता है कि आपका जो नेचर है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो सी एंड डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज हैव वॉन बुकर प्राइज ट्वाइस। ठीक है, तो जे सैरन को और पीटर कैरी को दो दो बार बुकर प्राइज जो है वो मिला हुआ है। तो बी एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, यहाँ पर nothing feels normal to Ashima. It is not so much the pain which she will survive is its consequence. Motherhood in a foreign land, unmonitored by those she loves. She is terrified to raise a child in a country where she knows so little, where life seems so tentative and spare. तो basically ये एक वर्क है नेम सेक। ठीक है, the writer tries to say that Ashima feels isolated in a new world. That is correct, right? She should have been surrounded by her own people। ठीक है, तो सराउंडेड होना चाहिए था, जिस तरीके की सिचुएशन में है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है फॉरेन लैंड में। ठीक है, मदरहुड कर रही है, और जो है कोई भी नहीं है उसके पास, फेसिंग अ कल्चरल शॉक। वहां पर उसको कल्चरल कल्चरल शॉक देखने मिलता है। जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है, और इसी को कल्चरल शॉक कहा जाता है। ठीक है, एबल टू अडेप्ट हर सेल्फ, वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो नेम सेक आई गेस रिटन बाय झुम्पा लाहिरी। क्वेश्चन नंबर 62 है, जीन बॉड्रीलॉट जो है एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं, और इन्होंने सजेस्ट किया है दैट साइन रेफर्स टू अदर साइन। ही हैज गिवन 4 स्टेजेस phases टू सपोर्ट हिज प्रपोजिशन, और उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं जिसमें जो है उसका उनके जो प्रपोजिशन है वो सपोर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ दीज स्टेजेस और फेजेस। ठीक है, तो जीन बॉड्रीलॉट को भी आप कवर कर लीजिएगा। Sign disguises the fact that there is no corresponding reality underneath. So that is actually right. Sign is always peripheral. तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है इनका जो
इनका इनका जो भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन इनका ये कवर नहीं करता है, तो ये कट जाएगा एंड दिस बिकम राइट आंसर, क्योंकि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। द साइन bears no relation to any reality at all. This is also right. The sign misinterpret or distort the reality behind it. ये भी सही है। तो ये सारी चीजें कहना कौन चाह रहा है? जीन बॉड्रिलार्ड कहना चाह रहे हैं साइंस के रेफरेंस में। कौन सा साइन? SIGN वाला साइन। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द टर्म पैराप्रेक्सिस। तो पैराप्रेक्सिस क्या है? तो इसका लेट मी गिव यू, जैसे मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक है। और जो है युंग के भी कार्ल युंग की बेसिकली बात हो रही है। कार्ल युंग इज आल्सो रिलेटेड टू द कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग, तो ये भी कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी एंड डी इज राइट। तो पैराप्रेक्सिस क्या होता है? ये रेफर करता है टू एन एरर इन स्पीच। तो पैराप्रेक्सिस ये स्पीच में एक एरर होता है, मेमोरी में और फिजिकल एक्शन में, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द इन्फेरेंस ऑफ एन अनकॉन्शियस सबड्यूड विश। तो जो भी हमारे अंदर अनकॉन्शियस विशेस होती हैं, वो दबी होती हैं, उसकी वजह से हमारी जो स्पीच है, हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो फिजिकल एक्शन है, वो कहीं ना कहीं एरर उसमें आता है और वो उसको उस पर इम्पैक्ट होता है। ओरिजिनल जर्मन वर्ड रेफरिंग टू द टर्म इज फेलिस्टिंग, ठीक है। तो फेलिस्टिंग बोलते हैं किसको? पैराप्रेक्सिस को। और ये कैसा टर्म है? जर्मन टर्म है, राइट। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 63। नाउ विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है? एपिलॉग टू विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक एपिलॉग है। विलियम कॉन्ग्रीव ने एक वर्क लिखा है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द नेक पॉइंट ऑफ व्यू एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू बोथ। और विलियम कॉन्ग्रीव जो है, ही इज एक्चुअली restoration dramatist. He is actually what? Restoration dramatist है ये, ठीक है। और भी इनके साथ चार पांच लोग और भी थे, तो उनको भी आपको करना पड़ेगा। तो ये गिवन बिलो है। एपिलॉग सिग्नल सम वार्निंग, व्हाट इज आर इट दिस, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अदर देयर आर हुज मैलिस वी वुड प्रिवेंट, ठीक है। तो अगर किसी के मन में कुछ बुराई है, अगर हम उसको प्रिवेंट करते हैं, such who watch plays with scurrilous intent to mark out who by character are meant. These with false glosses feed their own ill nature and turn to libel what meant a satire. ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 64 का, दैट इज क्रिटिक्स जो है, they should not look for portray of real people in the play's character and remember that the play is a social satire, ठीक है। तो इसमें दिस इज द राइट आंसर। एंड देन अगला है सी भी करेक्ट है। क्रिटिक शुड अवॉइड राइटिंग malicious रिव्यू लेस्ट दे आर अक्यूज्ड ऑफ लिबेल। उनके ऊपर उनको जो है malicious यानी कि बुरा, बुरे रिव्यूज लिखने से बचना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज उनको लिबेल होने का अक्यूज लग जाएगा। तो बी एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड मार्क योर करेक्ट ऑब्जर्वेशन। टेक माई शर्ट ऑफ एंड गो in there to do the puja. No thanks, not me. But you go right ahead. If that's what you want to do, give me the matchbox before you go, will you? I will be out in the courtyard where no one will mind it if I smoke. तो ये एक पिक्चर है जहाँ पर आंगन में पूजा चल रही है, एक हवन चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं और जो राइटर है वो यहाँ पर बैठ करके सिगरेट स्मोक कर रहा है मैच बॉक्स ले करके। सिंबलिज्म इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। और ये जो राइटर है ये क्या कहना चाह रहा है कि पूजा में जाने के लिए ये कहीं ना कहीं इसके अंदर रिलीजियस डर भी है इसके अंदर। टेक माई शर्ट ऑफ एंड गो इन देयर टू डू द पूजा, नो थैंक्स। और ये इंसल्ट नहीं करना चाहता उस पूजा की, तो ये नहीं जाना चाहता है कि नॉट मी बट यू गो राइट अहेड, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ।
एंड इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू और तुम यही करना चाहते हो और जाने से पहले तुम मुझे मैच बॉक्स देकर जाओ, ठीक है? विल एंड मैं क्या करूँगा, मैं इसी कोर्टयार्ड में बैठ करके मैं सिगरेट अगर मैं स्मोक करता हूँ तो कोई भी इसको माइंड नहीं करेगा, राइट? तो यहाँ पर ये कोई ओड वगैरह नहीं है। ओड में बेसिकली हम जो है किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। द पोएम इज़ स्केप्टिक इन नेचर, या तो थोड़ा क्वेश्चनेबल है, ठीक है? दूसरा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल हुआ है। द पोएट यूजेस सरियल एंड एस्टोनिशिंग इमेजेस, तो कुछ भी बियॉन्ड रियलिटी तो नहीं है, ठीक है? बियॉन्ड रियलिटी हम सरियल बोल देते हैं। तो ये और एस्टोनिशिंग कुछ भी बहुत ही आश्चर्यचकित नहीं है। एवरीथिंग लाइक इट कैन बी नॉर्मलाइज्ड आल्सो। डी है द पोम एक्सप्रेसेस अ रिबेलियस एटीट्यूड, तो रिबेलियस एटीट्यूड क्या है कि मैं पूजा में नहीं जाऊंगा, राइट? तो बी एंड डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। पीडीएफ, मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी। तो और व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली शेयर इट इन माय टेलीग्राम चैनल, राइट? मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको अपलोड कर दूंगी। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल हियर एंड right? And I will also share the telegram channel link in the description box, right? तो इसी के साथ we are done with GATE 2022 का क्वेश्चन पेपर एवरीवन, एंड आई होप कि आपको ये जो सोल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो इफ यू seriously like it, so you can click on thumbs up a button, and also those who haven't subscribed, so also subscribe the channel, ठीक है? टू गेट मोर वीडियो ऑन गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड गेट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, द एग्जाम इज ऑन 15 फरवरी 2025 को, ठीक है? सेकेंड शिफ्ट में है, सेकेंड शिफ्ट में है, और दैट इज 2:30 से लेकर के 5:30 PM, 2:30 से लेकर के 5:30 PM तक है। I'm just reminding you again, right? So all the best to all the aspirants, those who are going to appear in the examination. बहुत ही अच्छे से एग्जाम को करके आइएगा, ठीक है? This is all from my side. I hope you liked it, and thank you so much. Take care, everyone, and I'll see you again. Bye.